हुआ नटराजन बम, बीजेपी को वॉक ओवर। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की लड़ाई मतदान से पहले ही लगभग एक तरफा होती दिखाई दे रही है। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद अब पार्टी को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। स्थिति ऐसी बन गई है कि वोटिंग से पहले ही कांग्रेस चुनावी मुकाबले से बाहर हो गई और भाजपा की राह आसान हो गई है। निर्वाचन अधिकारी ने भाजपा उम्मीदवार महेश केवट की आपत्ति पर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज कर दिया। आरोप था कि उन्होंने तेलंगाना में लंबित एक मामले की जानकारी अपने चुनावी हलफनामे में नहीं दी। भाजपा ने इसे नियमों का पालन बताते हुए गंभीर चूक करार दिया है, जबकि कांग्रेस ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कदम बताया। नामांकन रद्द होने के तुरंत बाद विधानसभा परिसर में भाजपा नेताओं और मंत्रियों के जश्न ने इस विवाद को और राजनीतिक रंग दे दिया। अब कांग्रेस का आरोप है कि जिस सीट पर मुकाबला संभव था वहां तकनीकी आधारों का इस्तेमाल कर विपक्षी उम्मीदवार को ही चुनावी मैदान से बाहर कर दिया गया है। कांग्रेस इस पूरे घटनाक्रम की तुलना 2024 के इंदौर लोकसभा चुनाव से कर रही है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी के नाम वापस लेने के बाद अब भाजपा को बिना मुकाबले जीत मिली थी। अब पार्टी का कहना है कि अब राज्यसभा चुनाव में भी ऐसा ही माहौल बनाया गया, जिसके कारण मतदान से पहले ही परिणाम लगभग तय हो गया। कांग्रेस सांसद वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा का दावा है कि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। उनके अनुसार तेलंगाना में केवल एक सिविल नोटिस जारी हुआ था, जिसकी जानकारी हलफनामे में देना अनिवार्य नहीं था। कांग्रेस का कहना है यदि यह सिर्फ नोटिस का मामला था तो नामांकन रद्द करना अत्यधिक कठोर निर्णय है। दिल्ली में निर्वाचन आयोग के बाहर कांग्रेस नेताओं के विरोध और आयोग से तत्काल हस्तक्षेप की मांग ने इस मुद्दे को अब राष्ट्रीय राजनीति का विषय बना दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि उसे अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया, जबकि भाजपा इसे विपक्ष की कानूनी और राजनीतिक लापरवाही बता रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है इस घटनाक्रम से कांग्रेस को सिर्फ एक सीट का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि एक बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका भी लगा है। राज्यसभा चुनाव में वोटिंग से पहले ही कांग्रेस की हार ने विपक्ष की संगठनात्मक तैयारी और चुनावी रणनीति पर भी अब सवाल खड़े कर दिए हैं। अब यह मामला अदालत, चुनाव आयोग और राजनीतिक मंचों पर समानांतर रूप से लड़ा जाएगा। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव शुरू होने से पहले ही कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग चुका है और भाजपा इसे अपनी महत्वपूर्ण राजनीतिक जीत के रूप में पेश कर रही है। आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आप सुनिए, फिर चर्चा को बढ़ाएंगे आगे। हमने विस्तृत रूप से डेलीगेशन ने उनके समक्ष ये मुद्दे रखे। नंबर 1 कि रिटर्निंग ऑफिसर का निर्णय बिल्कुल विकृत है, कानूनी रूप से गलत है। किसी हद में किसी तरह से उसको समर्थन नहीं किया जा सकता। वो 2+2 को 5 लिखने जैसा नहीं, बल्कि 2+2 को 7 लिखने जैसा गलत निर्णय है। इसके कारण बड़े सरल हैं। एक आधार पर मिस मीनाक्षी नटराजन को आरओ ने निरस्त कर दिया उनके नॉमिनेशन पेपर को। वो आधार था ये गलतफहमी कि कोई क्रिमिनल केस जो इनके विरुद्ध पेंडिंग है उसका इन्होंने खुलासा अपने फॉर्म में नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की जीत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों पर मोहर लगी है और सत्य न्याय की जीत। जो लीगल, जो निर्वाचन संबंधित आरओ और हमारे लीगल जो वकील हैं, न्याय को जानने वाले, उनने किस तरीके से, किस भावना से इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक रूप दिया। लीगल वो रिजेक्ट नहीं कर सकते थे, न कर सकते हैं, पर राजनीतिक दुष्टता, इसको राजनीतिक दुष्टता का नाम दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी अब तक वोट चोरी कर रही थी, अब भारतीय जनता पार्टी सीट चोरी करने लग गई। झूठ, छल, कपट, प्रपंच, निर्लज्जता से भी नीचे भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग उतर आए हैं। जिस तरीके से मीनाक्षी नटराजन का पर्चा खारिज किया है, वो अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के भी जो लोकतांत्रिक लोग हैं उनकी आंख खोल देने वाला है। कोई एफआईआर नहीं है उनके खिलाफ। बीएनएस की 223 या 226 मुझे धारा याद नहीं है, उसमें एक नोटिस है कोर्ट का जिसका उन्होंने जवाब दे दिया था।
कोर्ट के नोटिस का संज्ञान एफिडेविट में देना कोई वो नहीं है, नहीं देना भी संज्ञेय अपराध नहीं है। आज हमारे वकील इस पर अपनी बात रखेंगे और हम आज भी हमारा संवैधानिक संस्थाओं पर कहीं ना कहीं फिर भी विश्वास बरकरार है कि हम सोचते हैं कि किसी के पास तो कोई कॉन्शियंस होगा जो ये सोचेगा कि हम कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के आधार पर कुछ डिसाइड करें। तो इसके लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। नहीं, एब्सोल्युटली इतना अनफॉर्चुनेट है, ये तो एक्चुअल पॉलिटिकल रिजेक्शन है। ये इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से राजनीति पे उतर आए हैं, उनके रिटर्निंग ऑफिसर्स भी राजनीति पे उतर आए हैं, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने भी राज्यसभा का फॉर्म भरा है और जहां तक मेरा ख्याल है जो पुलिस में एफआईआर दर्ज होती हैं उसका रिकॉर्ड डाला जाता है। कोई केस जिसमें वो 4th आरोपी हैं उसके अनुसार उनको डिस्क्वालीफाई कर देना, ये तक उनको टाइम नहीं देना कि वो अगर ऐसी चीज सामने आई है तो उसमें वो करेक्शन करें, ये टाइम तक नहीं देना, सीधा उनको रिजेक्ट कर देना। और बाय द वे, इलेक्शन कमीशन इज नॉट द जुडिशरी ऑफ दिस कंट्री। मीनाक्षी नटराजन जी ने अपने फॉर्म में तेलंगाना में जो उन पर मामला दर्ज हुआ उस जानकारी को जानते बूझते हुए भी छिपाया। जानते बूझते इसलिए क्योंकि उन्होंने बाकायदा उसमें जवाब भी प्रस्तुत किया है और उसको उन्होंने छिपाया। उनका फॉर्म भी संपत्ति के हिसाब से अपूर्ण था। तो कुल मिलाकर स्क्रूटनी में आपत्तियों के बाद, दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद उनके फॉर्म को निरस्त करने के योग्य माना। मीनाक्षी नटराजन जी का जो नॉमिनेशन मध्य प्रदेश से रद्द किया है, ये देश के इतिहास का एक काला अध्याय है। क्या कारण है? मीनाक्षी नटराजन एक प्रामाणिक राजकीय सामाजिक कार्यकर्ता है, बहुत ही प्रामाणिक है, गांधीवादी है, उनकी विचारधारा है, उनके ऊपर कोई ईडी सीबीआई की केस नहीं है। ऐसी एक व्यक्ति जो राज्यसभा में आना चाहती थी, आप नारी वंदना बोल रहे हो ना, तो नारी के साथ आपने कल बेईमान। तो आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा करने के लिए तमाम पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय आपसे कराऊंगी बीजेपी पार्टी का पक्ष रखने के लिए अविरल जी मेरे साथ है। अविरल जी, बहुत स्वागत करूंगी आपका। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए परमहंस सिंह जी है। परमहंस जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। राजनीतिक विश्लेषक संदीप चौधरी जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत करूंगी। और अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट तनुज दीक्षित जी मेरे साथ हैं। दीक्षित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत परमहंस जी आपके ही साथ करूंगी। देखिए परमहंस जी, ये कहा गया कि नटराजन जी के ऊपर कोई भी आपराधिक मामले दर्ज नहीं थे, लेकिन तेलंगाना में जो नोटिस जारी किया गया उसको हलफनामे में शामिल नहीं किया गया और आप लोगों ने यह भी कहा कि वो जरूरी नहीं था। ठीक है, मान लिया अगर जरूरी नहीं था परमहंस जी, तो नोटिस रद्द होने के बाद, रद्द होने से पहले भी आप लोग कोई कानूनी प्रक्रिया कर सकते थे, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? इसको लेकर जानकारी परमहंस जी। सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार है। जो इस नोटिस का जवाब उन्होंने दिया है कोर्ट में, और ये जरूरी नहीं था कि उसको उसमें शो किया जाए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी बद इरादा पूर्वक उनके नामांकन को खारिज किया है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी इसका कंडेम करती है। ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अध्याय नहीं है कि उनको सुना ना जाए और उनके पर्चे को खारिज कर दिया जाए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी का चाल चेहरा पूरा देश जानता है। इससे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी भी अपने हलफनामे में अपनी पत्नी का नाम नहीं दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कहने पर उन्होंने बाद में दाखिल किया था। ये छोटी सी भूल हो सकती है, लेकिन इसका जवाब कोर्ट में उन्होंने दे दिया था पहले से ही। तो परमहंस जी, आप मानते हैं कि आपकी पार्टी की तरफ से ये कहीं ना कहीं एक भूल हुई है? ये भूल हुई है कि अगर नोटिस जारी किया गया, तो देखिए ये तो कोई नियम होता है कि अगर हलफनामा है तो हलफनामे में आपके ऊपर कोई आपराधिक मामले दर्ज हो या कोई ऐसी प्रक्रिया जिसमें आप कानूनी प्रक्रिया के तहत इर्द गिर्द रहे हो तो उसको शामिल किया जाता है। तो क्या ये कहेंगे कि थोड़ी चूक तो आप लोगों की वजह से हुई है, जिसकी वजह से नामांकन रद्द कर दिया गया है? सर, इसका जवाब उन्होंने, इस नोटिस का जवाब ऑलरेडी पहले ही कोर्ट को दिया हुआ है। हाँ। इसलिए इसको भूल नहीं कहा जा सकता। पहले से ही ये जवाब दिया हुआ है कोर्ट को। चलिए ठीक है,
पहले से जवाब दिया हुआ है अविरल मलिक जी। बीजेपी पार्टी अब इसको लेकर कह रही है कि बीजेपी की जीत हुई है। जिस तरीके से मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होना, उसके बाद तमाम पार्टियों की तरफ से बयान जो है वो सामने आ रही है। अविरल जी, बिना मतदान के जीत का दावा करना, क्या ये नैतिक जीत मानी जाएगी? अविरल जी जवाब दीजिए। नहीं, देखिए, तो बिल्कुल स्पष्ट है। अगर बात कर ली जाए एक तरीके से मतदान की और उसके साथ साथ अगर जीत की बात कर ली जाए, जब वो रिजेक्ट हो गया, जो रिजेक्ट हुआ है वो भी स्पष्ट सामने आया है कि किस प्रकार से हेराफेरी करने का काम किया जा रहा था। क्योंकि जब भी ब्यौरा दिया जाता है तो पूरा ब्यौरा एक प्रकार से दिया जाता है, चाहे वो केसेस का विषय हो या फिर एक तरीके से जो आर्थिक संपत्ति है जितना भी, और उसके साथ साथ एजुकेशन का ब्यौरा है, सारा ब्यौरा दिया जाता है। ब्यौरा छिपाना, ब्यौरा ना देना, मैं समझता हूं ये बहुत दुखद है, निंदनीय है और एक प्रकार से ये भी लोकतंत्र का अपमान है, लोकतंत्र की अवमानना है और जनता को भ्रमित करने जैसा विषय है। क्योंकि जो नेता वहां फाइल करने के लिए जा रहा है, जनता के नेता के रूप में वो एक प्रकार से राज्यसभा जाना चाहता है, तो उसे मैं समझता हूं कि देना चाहिए, अपना पूरा ब्यौरा देना चाहिए और डिटेल्ड दिया जाना चाहिए। जो उसमें मांगा गया है उसमें कोई भी चीज छिपाई नहीं जानी चाहिए, उसमें केसेस को छिपा लेना, तमाम सारी चीजें इस प्रकार से, मैं समझता हूं ये चीज ठीक नहीं है और उसका नतीजा भी इन्हें पूर्ण रूप से मिला। जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, हमारा स्पष्ट मानना है, पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, संविधान के आधार पर चलने वाले लोग हैं। चलिए ठीक है, तनुज जी से इस बात का जवाब समझेंगे, जिस तरीके से कानूनी प्रक्रिया इसकी क्या रहती है। तनुज जी, आप मुझे समझाइएगा कि कानून के तहत किस तरीके से इसकी प्रक्रिया रहती है? क्या जानकारी ना देने से नामांकन रद्द किया जा सकता है? कानून के तहत क्या इसके नियम होते हैं? तनुज जी देखिए, केवल नामांकन पत्र भरना चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हो सकता। उस नामांकन पत्र में फॉर्म नंबर 26 जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, उसके अंदर आपकी कंप्लीट डिटेल्स, ना केवल संपत्ति संबंधित बल्कि ऐसे कोई अपराध लंबित हो, ऐसे कोई प्रकरण जो दर्ज हो, और ऐसे प्रकरण भी उसमें शामिल होते हैं जिसमें न्यायालय ने संज्ञान लिया हो। यानी आप चाहे उसमें आरोपी बने हैं नहीं बने, लेकिन अगर मामले ने संज्ञान लिया है, नोटिस जारी किया है, तो वो भी मामले उसके अंतर्गत आते हैं। ऐसे में अगर, और राज्यसभा एक इतनी महत्वपूर्ण जगह जहां पर ना केवल लोकतंत्र का विश्वास बल्कि कई सारे, हम कहेंगे कि विधायकों का विश्वास एक राज्यसभा का प्रतिनिधि जीत करके जाता है, तब वो राज्यसभा में बैठता है। तो ऐसे में उस विश्वास में अगर आप अपनी कमियां रखेंगे, त्रुटियां रखेंगे, अपनी जानकारियों का अभाव रखेंगे, तो ऐसे में निश्चित रूप से कानूनन अगर हम बात करें तो जो फॉर्म नंबर 26 है, अगर उसमें पूर्ण जानकारी नहीं दी गई है तो वो फॉर्म निर्वाचन अधिकारी, चुनाव आयोग के द्वारा निष्क्रिय किया जा सकता है, रिजेक्ट किया जा सकता है। और वही हमने मध्य प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव में जो कांग्रेस की उम्मीदवार थी मीनाक्षी नटराजन, उनके साथ कल होते हुए देखा है। जी चलिए ठीक है, संदीप जी से समझेंगे। संदीप जी, क्या लग रहा है, जब मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होना कांग्रेस पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका है? जिस तरीके से ये कहा जा रहा है, क्या सिर्फ सीट से भी एक बड़ा झटका, राजनीतिक झटका इसको कह सकते हैं पार्टी के लिए? संदीप जी देखिए शिवांगी जी, एक राज्यसभा सीट का हाथ से निकलना किसी भी दल के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात यह है, निगम पार्षद का पर्चा कैंसिल नहीं होता है। आप मुझे केरला से लेकर जम्मू कश्मीर तक किसी एक बीजेपी विधायक का पर्चा कैंसिल नहीं दिखा सकते, किसी बीजेपी नेता का लोकसभा का पर्चा कैंसिल नहीं दिखा सकते। ऐसी क्या वजह है जो इतनी बड़ी नेता और पार्टी की प्रतिनिधि जो सब कुछ वहां दिखा रही है, उसका पर्चा कैंसिल हो जाता है? मैं आपको शिवांगी जी कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। अगर कोई पुलिस वाला चेकिंग करने के लिए रोड पर खड़ा हो गया और उसको ये लगता है कि तनुज दीक्षित का चालाना काटना ही काटना है, चाहे इनके पास डीएल भी हो, इनके पास इंश्योरेंस भी हो, पोल्यूशन भी हो, वो किसी न किसी वजह से कि आपके पास शूज वो नहीं है, आपके पास हेलमेट उस पैरामीटर्स का नहीं है, आपकी गाड़ी के ऊपर जो नंबर लिखे हुए वो उस पैरामीटर में नहीं लिखे हुए हैं, आगे की आपकी प्लेट छोटी है, पीछे की प्लेट बड़ी है,
इतने सारे पॉइंट्स इनके पास होते हैं, इतने पॉइंट्स होते हैं, मैंने वो पर्चा देखा। नहीं संदीप जी, इसमें गलती चालान काटने वाले की गलती नहीं है शिवांगी जी। कर सकता है और आज की तारीख में कुछ केसेस बताना चाहता हूँ संदीप जी को। मसीह का मामला आपके सामने है। मैं कुछ केसेस बताना चाहता हूँ। चलिए बिल्कुल संदीप जी, आपकी बात को पूरा करेंगे। आप जो आरोप लगा रहे हैं, तनुज दीक्षित जी के पास कोई केसेस और स्टेटमेंट है, उसको लेकर वो एक बार आपको दिखाएंगे। मुझे लग रहा है आपकी बात क्लियर हो जाएगी जी। मैं संदीप जी को इस बात का जवाब देता हूं। उन्होंने कहा हलफनामे में गाड़ी का एग्जाम्पल, चालान का एग्जाम्पल दे रहे हैं। निश्चित रूप से किसी का चालान कटता है तो कहीं ना कहीं गलती चालक की होती है, गाड़ी में हुई त्रुटियों की होती है, पुलिस की गलती नहीं होती है। वहीं हम बात करें अगर आज 2013 का मामला, संदीप जी वो गलती होती है, कमी। आप ये देखिए हमारे देश में ब्रजभूषण शरण सिंह का पर्चा कैंसिल नहीं होता, गोपाल कांडा का पर्चा। एक मिनट संदीप जी, बात पूरी करिए, फिर एक मिनट तनुज जी को बात पूरी करने दीजिए, फिर मुझे आगे भी चर्चा को कंटिन्यू रखना है। पर्चा कैंसिल नहीं होता, जो 7 फेरे लेकर अपनी पत्नी को छोड़कर भाग जाता है, जानकारी नहीं देते, उनका पर्चा कैंसिल नहीं होता। चलिए ठीक है परमहंस जी, जिस तरीके से आपकी पार्टी इसको पूरी तरह से राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है, ठीक है, मान लिया राजनीतिक प्रतिशोध ये है, क्या आप लोगों के पास कोई ठोस सबूत है इसका? परमहंस जी, इनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज ही नहीं है और ना ही कोई मामला अदालत में लंबित है। हाँ, ये तो भारतीय जनता पार्टी की उपजाई हुई मानसिकता है जो लोगों के प्रति विपक्ष का गला घोंटने का काम कर रही है, विपक्ष के पर्चे कैंसिल कराने का काम कर रही है। ये तो वोट की चोरी है, लूट है वोट की, ये वोट की लूट के बराबर है। तो सबूत की बात कर रही हो परमहंस जी, कोई सबूत होगा ना, राजनीतिक प्रतिशोध कह देने से नहीं होता है। आप तो सबूत साबित करिए कि आपके पास सबूत है कि ये राजनीतिक प्रतिशोध आपकी पार्टी के साथ किया गया है, क्योंकि तेलंगाना में नोटिस तो जारी पहुंचा था, उसको आप लोगों ने हलफनामे में शामिल नहीं किया, उसको छुपाया गया। और अगर राजनीतिक प्रतिशोध है, अगर आपको लग रहा है कि बीजेपी पार्टी की तरफ से वोट चोरी है, तो सबूत दिखाइए। कानून तो सबूत मांगता है ना परमहंस जी। ऐसा है कि इनका नाम एफआईआर में है ही नहीं है। हाँ, जो शिकायत थी उस शिकायत का जवाब इन्होंने पहले ही ऑलरेडी दे रखा है। चलिए ठीक है तनुज जी, क्या शिकायत को भी हलफनामे में शामिल करना पड़ता है अगर किसी के ऊपर शिकायत है? तनुज जी बिल्कुल, जिस भी मामले में न्यायालय ने संज्ञान लिया हो, और देखिए मीनाक्षी नटराजन जी ने उसका जवाब कोर्ट में पेश किया था, ऐसा नहीं कि संज्ञान में नहीं था। दूसरे को इन्होंने गला घोंट दिया। नहीं, उसमें हलफनामे में और एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी होना चाहिए, प्रक्रिया नहीं है। अगर ऐसा फॉर्म नंबर 26 कोई साधारण फॉर्म नहीं है। फॉर्म नंबर 26 एक स्टेटमेंट ऑफ जनता के बीच में, अगर आप लोकतंत्र से चुनाव जीत के आना चाहते हैं तो आपको अपनी सत्यता को भी बरकरार रखना होगा, और फॉर्म नंबर 26 इसी का परिणाम है। वही संदीप जी 2013 में ध्यान हो, सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करी थी, और वो टिप्पणी केस के अंदर थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनावी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। 2025 में भी पूनम वर्सेस दुलेत सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यही निर्णय दिया। और निश्चित रूप से देखिए परमहंस जी, कानून के तहत काम करना पड़ता है। कह देना कि वोट चोरी हुई है, राजनीतिक प्रतिशोध हुआ है। तनुज दीक्षित जी सुप्रीम कोर्ट में वकील है और उन्होंने कहा है अगर आपके ऊपर किसी भी तरह की शिकायत भी दर्ज की गई है, आप किसी भी तरह से कानून के इर्द गिर्द रहे हैं, तो उसको भी हलफनामे में शामिल किया जाता है। ठीक है, आप जो आरोप लगा रहे हैं उस आरोपों का जवाब अविरल जी दे देंगे। अविरल जी, बात बात पर यह कहा जाता है कि आपकी पार्टी वोट चोरी करती है, राजनीतिक प्रतिशोध किया जाता है, और आप लोग इसके बाद जीत का दावा कर देते हैं। जरा परमहंस जी को इस बात का जवाब दीजिए। तनुज दीक्षित जी ने कह दिया है कि अगर शिकायत भी है तो उसको भी हलफनामे में शामिल किया जाता है। अविरल जी देखिए, जहां तक एक तरीके से राजनीतिक चोरी का सवाल है, चोरी करने का सवाल है, और उसके साथ साथ तमाम सारे जो आरोप है, मैं समझता हूं पूर्ण रूप से बेबुनियाद है, तथ्यहीन है, क्योंकि इनके पीछे फैक्ट्स एंड फिगर्स मौजूद नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है, जब गलती अपनी है तो दूसरे पे दोषारोपण क्यों करना? सवाल ये होना चाहिए
जब गलती खुद स्वयं कर रहे हैं, जो कानून है कानून के साथ नहीं चल रहे, कानून के रास्ते पे नहीं चल रहे और जो सही रास्ता है उसके माध्यम से नहीं चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसकी सजा मिलती है और वो पूर्ण रूप से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जो कानून है वो उसके आधार पर मिलती है। और जहां तक विषय है पर्टिकुलर भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईडी, सीबीआई और तमाम सारी एजेंसीज और विशेषकर जो इलेक्शन कमीशन की बात है, तो इलेक्शन कमीशन और स्वतंत्र एजेंसियों से कानूनी रूप से किसी रूप में कोई लेना देना नहीं है। यही कानून कहता है, यही स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है और उसी चीज को मैं कह रहा हूं। तो मैं समझता हूं इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पे बिना किसी सबूत के आरोप लगा देना वो सही नहीं है, क्योंकि जनता में जो इमेज जारी है अंतोगत्वा कांग्रेस पार्टी की वो ये इमेज जारी है कि विदाउट फैक्ट्स के आरोप लगाए जा रहे हैं, बिना तथ्यों के आरोप लगा रहे हैं और गलती खुद कर रहे हैं, तब भी बीजेपी को कोसने का और आरोपित करने का काम कर रहे हैं। तो ये चीज सही नहीं है। हम लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, सभी नेताओं का सम्मान करते हैं, सभी राजनीतिक दलों का सम्मान करते हैं। चलिए ठीक है, कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को ये लगा है। हालांकि अब वो कह रहे हैं कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, अब आगे ये देखना होगा कि क्या कुछ होता है, लेकिन एक इसको बड़ा नुकसान कहेंगे। फिलहाल समय का अभाव है। आप सभी पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़े, आप सभी ने समय दिया, चर्चा की, आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।